हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके प्रॉफिट यानी कि लाभ के बारे में। तो जल्दी से आ जाइए, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड उसके एडवांटेज यानी कि प्रॉफिट के बारे में, लाभ के बारे में। तो फिर हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। कि देखो, आपको अच्छी तरह पता है किसी भी चीज का लाभ यानी कि प्रॉफिट लॉस गुण जानने के लिए सबसे पहले वो चीज है क्या, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आखिर होता क्या है। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि व्यापार क्या होता है। आज हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। बहुत ही सरल है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना आदान प्रदान की क्रियाएं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। और यह दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार संबंध को व्यक्त करती है। जब दो या दो से अधिक देश आपस में वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उससे यह व्यापार संबंध को व्यक्त करता है कि ये आपस में व्यापार कर रहे हैं। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ सकते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, इससे हमें क्यों बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है उस बारे में। तो आप देख सकते हो इधर कुछ बेनिफिट्स मैंने लिख रखे हैं, प्रॉफिट लिख रखे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले दोस्तों है विशिष्टीकरण एंड श्रम विभाजन। देखिए, कोई भी श्रमिक होता है वो एक ही वस्तु का पूरी तरह से उत्पादन न करके कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मानवीय संसाधन है, मानव है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मानव गुण यानी कि क्वालिटी होती है, पूंजी है, संसाधन, तो इन सब में अंतर होने के कारण कार्य में विभाजन, श्रम में विभाजन करना बहुत ही अनिवार्य हो गया। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कार्य अपन किसी को देते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है क्या देख के देते हैं, उसकी योग्यता को देख के देते हैं। तो कोई भी ऐसा उत्पादन उसी देश के अंदर हो सकता है जहां उस देश में योग्यता हो, उस देश के अंदर उस प्रोडक्ट की योग्यता हो। आपको पता होगा कई सारी चीजें होती है जो अलग अलग देश में प्रसिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वह योग्यपूर्ण जगह है और कार्य भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है करने के लिए जो उसके योग्य होता है। इसीलिए इस गुण योग्यता इन सब में अंतर देखते हुए श्रम में विभाजन करना बहुत ही अनिवार्य हो गया। ऐसा देश जहां किसी उत्पाद के लिए वो विशिष्ट है तो वो प्रोडक्ट वहीं अच्छी लगती है। तो ये होता है विशिष्टीकरण एंड श्रम विभाजन। इनका विभाजन करना, विभाजन का मतलब क्या होता है, बांटना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे कोई भी कार्य किसी को नहीं दिया जा सकता है। अब मान लीजिए आप में से कोई ऐसी गर्ल है जो पूरा टाइम पढ़ाई में स्टडी में रहती है, उसको पढ़ना लिखना ही अच्छा लगता है, बाकी घर काम वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो मान लो अगर उसे खाना बनाने को बोला जाए तो आपको तो सीधा जला हुआ खाना खाने को ही मिलेगा। तो फिर वो जिस काम में लगन है रहती है लगी वही कार्य उसको अच्छा कर सकती है। तो विभाजन भी, श्रम का विभाजन भी उसकी योग्यता गुण यह देखकर किया जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। प्राकृतिक साधन, देखिए जितने भी राष्ट्र होते हैं प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश के पास अपने प्राकृतिक साधन होते हैं जिससे अपनी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर कोई भी देश चाहता है तो अपने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको पता होगा कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है,
ये इन सभी जगह पर खनिज तेल का भंडारण है। आपको अच्छी तरह पता होगा वहां पर बहुत ही अच्छा खनिज तेल का भंडारण, पर वहां पर कृषि जन जो साधन है वो तो है ही नहीं, उधर उधर उसका अभाव है, उधर कमी है। तो वो अन्य राष्ट्रों से अपना जो खनिज तेल है वो बेचकर कृषि जन साधन प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है अच्छी तरह। जो चीज हमारे पास है वो दे दो, जैसे कि आप लोग दो फ्रेंड्स हो, एक को जो चीज चाहिए वो दूसरी के पास है, दूसरी को चाहिए वो पहले वाले के पास है, तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। वैसे ही अगर हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन है तो और दूसरे देश को उसकी जरूरत है तो उसे बेचकर हमें जिस साधन की आवश्यकता हम उनसे वो ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर संतुलित औद्योगिकरण। संतुलित औद्योगिकरण का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र है उसके पास कई सारे प्राकृतिक साधन होते हैं, ठीक है ना, तो उस सब का उपयोग वो करता है, पर उसके बदले में संतुलित औद्योगिक का मतलब है कि संतुलन बनाए रखा। अब प्रत्येक देश जो भी है वो अपने साधनों का पूरा उपयोग करता है, उसके बाद वो अपने साधनों का पूरा उपयोग कर सकता है, पर साथ में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है जिसपे उनको कुछ साधनों का अभाव है, कुछ साधन उनके पास नहीं है। वो कैसे कर सकते हैं? दूसरे राष्ट्रों से आयात कर, दूसरे राष्ट्रों से आयात, दूसरे राष्ट्रों से वो माल प्राप्त करे, जैसे कच्चा माल है, तकनीकी साधन है वगैरह, इसका अगर अभाव है तो वो दूसरे राष्ट्रों से प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकता है, वो होता है संतुलित औद्योगिकरण। जैसे कि हमारे पास कई साधन है, हम अपने साधन का उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं पूरी, पर साथ ही हम ऐसे वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकते हैं जिसके लिए हमें कुछ साधनों की कमी है, कुछ साधनों का अभाव है, तो हम उसका उपयोग दूसरे राष्ट्रों से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उद्योगों का आधुनिकीकरण। अब जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसने प्रतिस्पर्धा, व्यापार या उत्पादक के मध्य प्रतिस्पर्धा को संचालित किया है, उसको बढ़ाया है। इसके कारण प्रत्येक जो राष्ट्र है वो चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का माल उत्पादित करे, पर कम से कम न्यूनतम लागत पर करे। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र उच्च कोटि का माल उत्पादित करते हैं, वो भी न्यूनतम लागत पर, तो हमें अच्छी क्वालिटी का माल प्राप्त हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। फिर हम बात करते हैं सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सस्ती वस्तुओं का उत्पादन भी हो जाता है और प्रत्येक इंसान क्या चाहेगा? सस्ती वस्तु लेना चाहेगा, और प्रत्येक उत्पादक चाहेगा कि न्यूनतम लागत पर उस वस्तुओं का निर्माण हो जाए। और फिर लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं सरकारी आय में वृद्धि। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने सरकारी आय में वृद्धि करने में काफी मदद की है, क्योंकि जो सरकारी आय होती है वो हम सबसे टैक्स से ही वसूल किया जाता है, टैक्स से ही वो सरकारी आय प्राप्त होती है जो जनहित में काम आती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरकारी आय में वृद्धि करने का भी एक प्रकार का लाभ है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के बारे में। अगर आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज जाके अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो ये नहीं पढ़ पाए उनको जल्दी से जाके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ स्टडी पॉइंट पर।